बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। आज की अपनी इस वीडियो के अंदर हम CS504 का लेक्चर नंबर 29 कवर करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम अपनी फ़ाइल को किस तरह से हैंडल करेंगे जावा या C++ के अंदर। उसकी कुछ टिप्स हमें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे जो टिप बताई जा रही है वो है जी C++ हेडर फाइल शुड हैव द एक्सटेंशन डॉट एच, कि जब भी आप C++ के अंदर कोई भी हेडर फाइल। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो पूरा चैप्टर है ना, ये आपके MCQs के हवाले से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आपने MCQs के हवाले से जो है अच्छे से कवर कर लेना है। तो सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है कि जब भी आप C++ के अंदर कोई भी हेडर फाइल क्रिएट करते हो तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट एच होती है, ठीक है, डॉट एच। आगे सोर्स फाइल कैन हैव द एक्सटेंशन डॉट CPP। तो जब भी आप C++ के अंदर सोर्स फाइल क्रिएट करते हो, जिस तरह से हेडर फाइल की एक्सटेंशन डॉट एच होती है, ऐसे ही सोर्स फाइल की जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट C++ होती है। तो एक्सटेंशन के लिए आप डिफरेंट तरह की एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो। C++ के अंदर आप डॉट C++ भी यूज़ कर सकते हो, आप इस तरह से डॉट C भी यूज़ कर सकते हो C लैंग्वेज के लिए, आप डॉट CC भी यूज़ कर सकते हो, या फिर आप डॉट CPP भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे आपको एग्जाम्पल में दिखाया जा रहा है कि मान लो आपकी क्लास, आपकी फ़ाइल का नेम है माई क्लास। तो अगर आपने उसकी जो है वो सोर्स फाइल क्रिएट करनी है तो आप उसके साथ लिखोगे डॉट C++। और अगर आपने उसकी हेडर फाइल क्रिएट करनी है तो आप लिखोगे सबसे पहले अपनी क्लास का नाम, और सॉरी फाइल का नाम, आगे डॉट, उसकी एक्सटेंशन क्या आएगी डॉट एच, क्योंकि आपने हेडर फाइल क्रिएट करनी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्लासेस के बारे में आ रहा है, कहता है क्लासेस शुड बी डिक्लेयर्ड इन इंडिविजुअल हेडर फाइल्स। कहता है हमेशा जो क्लासेस आप बनाते हो उसको कोशिश करो कि हमेशा किसी इंडिविजुअल फाइल में जो है वो हेडर फाइल में जो है वो उसे डिक्लेयर करो। मतलब एक अलग से हेडर फाइल बनाओ डॉट एच एक्सटेंशन के साथ, और उसके अंदर अपनी जो क्लास है उसको डिक्लेयर करो विद द फाइल नेम मैचिंग द क्लास नेम। और कहता है फिर ये कोशिश करो कि जो आपकी क्लास का नेम है ना, जो आपने क्लास का नेम रखा है, जैसे आपकी क्लास का नाम था माई क्लास, तो कहता है कोशिश करो कि आप अपनी जो फाइल है ना उसका नेम भी माई क्लास ही रखो। मतलब सेम जो आपकी क्लास का नेम था वही सेम मैचिंग नेम जो है वो आप अपनी फाइल का भी रखो। सेकेंडरी प्राइवेट क्लासेस कैन बी डिक्लेयर्ड एज इनर क्लासेस। कहता है जो आपकी सेकेंडरी प्राइवेट क्लासेस होती हैं ना, वो आपकी डिक्लेयर की जाए कहाँ पे, इनर क्लासेस के तौर पर। इनर क्लासेस क्या होती है, मतलब एक क्लास के अंदर जब आप क्लास बनाते हो ना तो उसको हम इनर क्लासेस कहते हैं। तो कहता है कोशिश करो कि जब आप सेकेंडरी प्राइवेट क्लासेस बनाओ तो उसको आप अपनी मेन क्लास के अंदर एज ए इनर क्लास के तौर पर जो है वो क्रिएट करो, एंड रीसाइड इन द फाइल ऑफ द क्लास दे बिलोंग टू। और कहता है फिर उसको जो है वो आप कहाँ रखो, अपनी उसी फाइल के अंदर रखो जिस फाइल के अंदर आपकी मेन क्लास जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब यहाँ पे उन्होंने एक छोटा सा कोड दिया है कि क्लास बनाते कैसे। देखो हम क्लास कैसे बनाते हैं, हम लिखते हैं क्लास कीवर्ड, आगे माई क्लास मेरी क्लास का नेम है, और उसके बाद ये क्लास की ओपनिंग बॉडी एंड क्लोजिंग बॉडी, और उसके अंदर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने डिफरेंट फंक्शन बनाए, और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर हमने एक वेरिएबल बना लिया। तीसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है जी स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक टैब एंड पेज ब्रेक मस्ट बी अवॉइडेड। कहता है कोशिश करो कि जब भी आप अपना कोड कर रहे हो, ठीक है, या फाइल का नेम लिख रहे हो, तो उसमें कहता है आप टैब का इस्तेमाल ना करो। टैब किसे कहते हैं, वन टैब बेसिकली 8 स्पेसिस के बराबर होता है। कितने स्पेसिस, 8 स्पेसिस के बराबर जो है वो वन टैब होता है। तो कहता है कोशिश करो कि अपनी कोड के अंदर या जब आप जो है वो फाइल का नेम लिखो तो वहाँ पर क्या करो कि टैब यानी 8 स्पेसिस से अवॉइड करो, मतलब वो ना लगाओ, टैब ना वहाँ पे दो, और ना ही आप वहाँ पे पेज ब्रेक का इस्तेमाल करो, ठीक है। तो इन दो चीज़ों से कहता है हमेशा अवॉइड करो कोड लिखते हुए। कहता है इन दोनों चीज़ों से अवॉइड क्यों करना है, आगे उसने रीज़न बताइए। कहता है ये जो दो स्पेशल कैरेक्टर्स है ना, ये क्या करते हैं, बाउंड टू केस प्रॉब्लम फॉर एडिटर्स। कहता है ये हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या तो एडिटर के अंदर, या हम अपने यहाँ जो हम प्रिंटर यूज़ करते हैं वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या फिर टर्मिनल एमुलेटर के अंदर ये हमें प्रॉब्लम जो है वो दोनों क्रिएट करते हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, टैब और पेज ब्रेक का से अवॉइड करना है कोड के अंदर। आगे द इनकम्प्लीटनेस ऑफ स्प्लिट लाइन्स मस्ट बी मेड ऑब्वियस। कहता है कोशिश करो कि इनकम्प्लीट जो आपकी स्प्लिट लाइन्स है ना उनका इस्तेमाल मत करो। इनकम्प्लीट स्प्लिट लाइन्स मतलब जैसे आपने अभी देखो आप यहाँ पे कोड लिख सकते थे आगे, लेकिन आपने जानबूझ के जो है कोड को नीचे ले आए हो। यहाँ पर ये देखो आगे D+E आगे ब्रैकेट बंद, यहाँ पे सेमीकोलन यहाँ तक ये आ सकता था, लेकिन आपने जानबूझ के उसको नीचे ले गए होगा। तो कहता है इससे जो है वो आपकी करो अवॉइड करो, क्योंकि ये मेड करते हैं ओबीवीएस, मतलब इम्ब्यूगिटी पैदा करते हैं कोड के अंदर। और कहता है स्प्लिट लाइंस अकर्स व्हेन द स्टेटमेंट। कहता है और ये जो स्प्लिट लाइंस होती है ना, ये कहता है बाय डिफ़ॉल्ट अकर हो जाती है खुद ब खुद जब आपकी जो लेंथ है, जो लिमिट है, सॉरी जो लिमिट है आपकी कैरेक्टर्स की, जब वो 80 कॉलम से
एक्सीड करती है, बढ़ती है, तो ऑटोमेटिक आपकी स्प्लिट लाइन जो है वो अक्कर हो जाती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ स्प्लिट लाइन जो है वो कब अक्कर होती है। तो आपने बताना जब वो आपकी जो स्टेटमेंट है जब वो एक्सीड करेगी, बढ़ेगी, कहाँ से 80 कॉलम से बढ़ेगी, तो आपकी जो स्प्लिट लाइन है वो अक्कर हो जाएगी। उसके बाद इंक्लूड फाइल्स एंड इंक्लूड स्टेटमेंट, कहता है जब भी आप हेडर फाइल बनाओ तो उस हेडर फाइल के अंदर कुछ जो है कहता है आप अपने मैक्रोज, इसको हम कहते हैं मैक्रोज, ये जो हम डिफाइन करते हैं ना डिफरेंट तरह के, इसको कहते हैं ये सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स। सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट दोस्तों वो होते हैं जिनकी वैल्यूज़ जो है वो हम अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर कोशिश करते हैं कि हम कंपाइल करने से पहले जिनकी वैल्यूज़ को एग्जीक्यूट कर लें। मतलब एक हमारी कुछ आपको पता है ना प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज होती हैं, कुछ स्पेसिफिक जो है टेक्स्ट होता है जिसको हम चाहते हैं कि वो कंपाइल होने से पहले जो है कंपाइलर उनको एग्जीक्यूट कर दे, उनको जान जाए, तो उनको सिंबॉलिक कांस्टेंट वैल्यूज़ या मैक्रोज कहते हैं। तो ये मैक्रोज जो है कैसे डिफाइन किए जाते हैं, इनको डिफाइन करने से पहले हम लिखते हैं हैश इफ़ एंड डेफ। इफ़ एंड डेफ का मतलब है इफ़ नॉट डिफाइन, कहता है अगर ये जो मेरा सिंबॉलिक कांस्टेंट है जिसका नाम उसने रखा है मोड अंडरस्कोर फाइल नेम अंडरस्कोर एच, कहता है अगर ये मेरा सिंबॉलिक कांस्टेंट या इसको मैक्रोज कहते हैं, कहता है अगर ये मैक्रोज डिफाइन नहीं है तो फिर क्या करो, हैश डिफाइन, कहता है इसको डिफाइन कर दो और लास्ट पे जाके ये जो हमने इफ़ कंडीशन कही थी उसको हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, और ये दोस्तों जो आपके सिंबॉलिक कांस्टेंट्स होते हैं जो कि किसी स्पेसिफिक वैल्यू या स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कहता है इसको हमेशा जो है वो हम कहाँ लिखते हैं, इसको हमेशा हम अपने टॉप ऑफ द फाइल पे ऐड करते हैं। मतलब फाइल कोड स्टार्ट होने से पहले हम जो है इनको तमाम के तमाम मैक्रोज को जो है वो ऐड कर देते हैं। अब इसको हम कहते हैं क्या, कहता है इंक्लूड अ कंस्ट्रक्शन, कहता है इनको कंस्ट्रक्शन कहते हैं हम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेडर फाइल्स मस्ट इंक्लूड अ कंस्ट्रक्शन दैट प्रिवेंट्स मल्टीपल इंक्लूजन्स, कि इनको मल्टीपल इंक्लूजन्स के लिए जो है हम इन कंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो कि स्पेसिफिक वैल्यूज़ या स्पेसिफिक टेक्स्ट के लिए यूज़ किए जाते हैं हमारी टॉप ऑफ दी फाइल के अंदर। ठीक है, इनको हम अपनी इन फाइल के अंदर इंक्लूड करते हैं या स्टेटमेंट्स के अंदर जो है वो इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इनका फ़ायदा क्या है, द कंस्ट्रक्शन इज़ टू अवॉइड कंपाइलेशन एरर, कहता है ये हमें कंपाइलेशन एरर से जो है वो क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये आपने इसको अच्छे से जो है वो कर लेना, कंस्ट्रक्शन क्या होते हैं और उनका क्या फ़ायदा है। आगे क्लासेस एंड इंटरफेस की बात की जा रही है। यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि आप जब कोई क्लास बनाते हो या कोई इंटरफेस जब बनाते हो तो उसको बनाने का क्या तरीका होता है, दोस्तों उसके 6 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम जो है क्लास इंटरफेस डॉक्यूमेंटेशन करते हैं, मतलब अपनी जो भी हमने क्लास बनानी है या जो भी इंटरफेस बनाना है, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, उसकी डॉक्यूमेंटेशन लिखेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, क्लास और इंटरफेस की स्टेटमेंट लगाएंगे। मतलब अगर आपने क्लास बनानी है तो आप क्लास कीवर्ड लिखोगे, अगर आपने इंटरफेस बनाना है तो आप इंटरफेस कीवर्ड लिखोगे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, उसके बाद क्लास के अंदर जो हमने डिफरेंट तरह के जो है वो बनाने हैं ना, अपने एक्सेस स्पेसिफायर बनाने हैं, हम फिर वो एक्सेस स्पेसिफायर बनाते हैं। स्टैटिक क्लास स्टैटिक वेरिएबल्स इन द ऑर्डर पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट, जो भी आपने एक्सेस स्पेसिफायर बनाना है वो एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो आप लिखते हो। उसके बाद इंस्टेंस वेरिएबल इन द ऑर्डर पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड, ठीक है, कहते हैं जब हम अपने वो एक्सेस स्पेसिफायर लिख लेते हैं फिर उन एक्सेस स्पेसिफायर के नीचे हम अपने इंस्टेंस वेरिएबल जो है वो क्रिएट करते हैं। ये जो चौथा स्टेप है। पांचवा स्टेप क्या है, फिर हम उसके बाद अपने कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर आपको पता है क्लास के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं। इन कंस्ट्रक्टर्स का बेसिकली काम ये होता है कि हमारे जो डाटा मेंबर्स हैं या इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं इनकी वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करना। और उसके बाद फिर 6 नंबर पे हम अपने डिफरेंट तरह के मेथड जो हैं वो क्रिएट करते हैं जिनकी कोई भी स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता, मतलब आप जैसे मर्जी मेथड ऊपर नीचे जो है वो लिख सकते हो, जो सा मर्जी मेथड ऊपर और जो सा मर्जी मेथड नीचे। तो ये क्लास और इंटरफेस बनाने के 6 स्टेप्स थे। ये आपको सारे शॉर्ट क्वेश्चन अंदर पूछ सकते हैं कि मुझे उन 6 स्टेप्स के नाम बताओ या वो 6 स्टेप्स बताओ जो क्लास और इंटरफेस बनाने के लिए ज़रूरी होती हैं। फिर उसके बाद दोस्तों हमारे पास आ रहता है जी स्टेटमेंट्स इन जावा एंड सी प्लस प्लस के डिफरेंट तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहली जो स्टेटमेंट होती है दोस्तों वो टाइप्स होती हैं। टाइप्स कौन सी, डिफरेंट तरह की डाटा टाइप्स जो आप यूज़ करते हो। मान लो आपने वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, इसको कहते हैं टाइप। ठीक है, तो वो टाइप जो है वो आप इंट में भी रख सकते हो, वो डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं, इंट, फ्लॉट, कैर, स्ट्रिंग, ये डिफरेंट तरह की टाइप्स होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपको बताई जा रही है ना टाइप से, तो हम हमारे यहाँ पे जो टॉपिक है ना वो है जी टाइप। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकता है वो ये बन सकता है कि टाइप्स की कन्वर्जन किसके तौर पर आपको करनी चाहिए और किसके तौर पर नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं टाइप से रिलेटेड। तो ये तीनों पॉइंट्स आपने अच्छे से फिंगर टिप्स पे क्लियर कर लेने हैं कि ये आपको शॉर्ट के लिहाज से भी सर पूछ सकते हैं और एमसीक्यूज के हवाले से भी पूछ सकते हैं। अगर शॉर्ट में पूछते हैं तो फिर आपने ये तीनों पॉइंट्स लिख देने हैं। ठीक है, और अगर सर एमसीक्यूज में पूछेंगे तो फिर ये स्टेटमेंट बोलेंगे। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइप कन्वर्जन मस्ट ऑलवेज बी डन एक्सप्लिसिटली, कि ये आपने याद रखना है कि जो टाइप कन्वर्जन होती है उसको हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लिसिटली जो है डन करें।
इम्प्लिसिटली कभी भी उसे डन मत करें या उसके ऊपर रिलाई मत करें। ठीक है, तो ये आपने कोशिश करनी है कि हमेशा जब भी आप टाइप कन्वर्जन करो तो वो एक्सप्लिसिटली करो, ना कि इम्प्लिसिटली। दूसरा पॉइंट जो टाइप से रिलेटेड है इंपॉर्टेंट, वो है जो टाइप्स दैट आर लोकेट टू वन फाइल ओनली कैन बी डिक्लेयर्ड इनसाइड द फाइल। कहता है हमेशा कोशिश करो कि जो भी टाइप्स हैं उनको जो है ना वो क्या हो, या तो लोकेट है, ये वर्ड ये लोकल है, तो चलो जो भी है। कहता है डेटा लोकल, कहता है वो लोकल होनी चाहिए किसी एक फ़ाइल के अंदर। ठीक है, लोकल हो, लोकली एग्जिस्ट कर रही हो किसी भी एक फ़ाइल के अंदर। तीसरा पॉइंट क्या था, पार्ट्स ऑफ अ क्लास मस्ट बी स्टोर्ड सॉर्टेड पब्लिक प्रोटेक्टेड एंड प्राइवेट। ठीक है, कहता है क्लास के अंदर जब भी आप कोई भी चीज़ डिक्लेयर करो तो उसको डिक्लेयर करने से पहले ये बता दो कि उसको आपने पब्लिक बनाना है, प्रोटेक्टेड बनाना है या प्राइवेट बनाना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट बातें थी टाइप से रिलेटेड, इनको आपने शॉर्ट और एमसीक्यूज दोनों के हवाले से क्लियर कर लेना। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स बेसिकली मेमोरी के अंदर वो एरिया होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू, स्पेसिफिक वैल्यू जो है वो स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे वेरिएबल्स के जो है डिफरेंट पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को आपने अच्छे से जो है वो तैयार करना। कितने पॉइंट्स हैं ये पॉइंट्स मैं देख लेता हूँ पहले। ठीक है, ये 7 पॉइंट्स हैं। तो ये 7 पॉइंट्स आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज दोनों के हवाले से कवर करने। तो टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। अब इसमें पहला जो पॉइंट है वो जी, वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड वेयर दे आर डिक्लेयर्ड एंड दे शुड बी डिक्लेयर्ड इन द स्मॉलेस्ट स्कोप पॉसिबल। ठीक है, इस पहले पॉइंट में दो बातें उसने की हैं। पहली बात वो ये कर रहे हैं कि जहाँ पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो, डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को क्रिएट करना। तो कहता है जिस जगह पर आप वेरिएबल को डिक्लेयर करते हो कोशिश करो उसी जगह पर उसको इनिशियलाइज कर दो। इनिशियलाइज किसे कहते हैं? इनिशियलाइज कहते हैं वेरिएबल को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करने को। तो यानी वो कह रहे हैं कि कोशिश करो कि जहाँ पर आप वेरिएबल बना रहे हो उसी सेम जगह पर उसको इनिशियलाइज यानी उसको वैल्यू भी असाइन कर दो। उसके बाद दूसरी बात उन्होंने इस पॉइंट के अंदर दूसरी बात ये की है कि कोशिश करो कि जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो उसका सबसे पहले जो स्कोप है ना वो स्मॉलेस्ट होना चाहिए। स्मॉलेस्ट स्कोप का मतलब ये है कि मतलब उसको उस वेरिएबल को हम थोड़ी जगहों पर थोड़े मतलब एरिया में यूज़ कर सकें, ना कि जब आप उसको डिक्लेयर करो तो एक वाइड एरिया के लिए आप उसे यूज़ करो। तो कहता है कोशिश करो जब भी आप वेरिएबल को डिक्लेयर करो तो एक स्मॉलेस्ट स्कोप के लिए उसको डिक्लेयर करो। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट जो वेरिएबल के बारे में इंपॉर्टेंट है वो जी, वेरिएबल मस्ट नेवर हैव डुअल मीनिंग। कहता है एक वेरिएबल के दो मतलब नहीं होने चाहिए, एक वेरिएबल का एक ही मतलब होना चाहिए। मतलब जिसको पढ़ कर हमें समझ आ जाए कि अच्छा ये वेरिएबल किस मकसद के लिए बनाया गया, ना कि ऐसा हो कि मतलब एक वेरिएबल एक है लेकिन कुछ लोग उसका कुछ और मतलब ले रहे हैं, कुछ लोग उसका कुछ और मतलब ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जी, क्लास वेरिएबल शुड नेवर बी डिक्लेयर्ड पब्लिक। कहता है कोशिश करो जो क्लास के अंदर आप वेरिएबल बनाओगे ना वो हमेशा प्राइवेट रखो, ना कि उनको पब्लिक। कहता है उनको कभी भी पब्लिक डिक्लेयर मत करो, क्योंकि दोस्तों जब आप क्लास के वेरिएबल्स को पब्लिक डिक्लेयर करते हो ना तो उससे आपकी प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन नहीं रहती। लेकिन जब आप क्लास के वेरिएबल को प्राइवेट बनाते हो ना तो उससे आपकी सिक्योरिटी और जो आपकी ना ये प्राइवेसी वो मेंटेन रहती है। तो इसलिए वो कह रहे हैं तीसरा पॉइंट वेरिएबल्स के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि क्लास के अंदर जब भी आप वेरिएबल बनाओ तो उनको प्राइवेट रखो, उनको पब्लिक कभी भी मत डिक्लेयर करो, पब्लिक डिक्लेयर मत करो। आगे चौथा पॉइंट है रिलेटेड वेरिएबल्स ऑफ द सेम टाइप कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ कॉमा स्टेटमेंट। ठीक है, कहता मान लो अगर आपने एक ही सेम टाइप के मल्टीपल वेरिएबल बनाने हैं तो कहता है ऐसा ना करो कि एक वेरिएबल एक लाइन में, दूसरा वेरिएबल दूसरी लाइन में, तीसरा वेरिएबल तीसरी लाइन में, नहीं। कहता बल्कि एक काम करो कि अगर आपने सेम टाइप के मान लो एक आपके 5 वेरिएबल हैं जिनकी टाइप सेम है, मतलब सबकी टाइप फ्लॉट 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 है, तो कहता है बजाय इसके कि आप पहली लाइन में फ्लॉट एक्स लिखो, फिर दूसरी लाइन में फ्लॉट वाई लिखो, फिर तीसरी लाइन में फ्लॉट जी लिखो। कहता है इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप एक दफ़ा डाटा बताओ, जो भी उनकी कॉमन डाटा है वो बताओ, और उसके बाद पहला वेरिएबल देन कॉमा, दूसरा वेरिएबल देन कॉमा, तीसरा वेरिएबल देन कॉमा, चौथा वेरिएबल देन कॉमा, अप टू सो ऑन, लास्ट में सेमीकोलन। तो इस तरह से तो यानी वो कहना चाह रहा है कि अगर सेम टाइप के जैसे देखो एक्स वाई और जी तीनों वेरिएबल की डाटा सेम थी, मतलब फ्लॉट थी, तो हमने ऐसे नहीं किया कि मतलब पहली लाइन में पहला वेरिएबल, दूसरी में दूसरा और तीसरी में तीसरा, नहीं, बल्कि हमने एक ही दफ़ा लिखा फ्लॉट और आगे जितने भी वेरिएबल थे उनको कॉमा के साथ जो है वो अलग अलग कर दिया, जिससे हमें ये पता लग रहा है ठीक है एक्स वाई और जी तीन वेरिएबल हैं डिफरेंट और तीनों की डाटा सेम यानी फ्लॉट है। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या, पांचवा पॉइंट है कीपिंग द ऑपरेशंस ऑन अ वेरिएबल विद इन अ स्मॉल स्कोप। कहता है जब भी आप किसी भी वेरिएबल के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो उसका स्कोप भी स्मॉल होना चाहिए। जैसे आपके वेरिएबल को जब आप डिक्लेयर करो तो उसका स्कोप स्मॉल होना चाहिए। सेम लाइक ऐसे ही जैसे जब आप कहता है किसी भी वेरिएबल पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो, कोई भी मैथमेटिक्स ऑपरेशन होना चाहिए, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करो तो कहता है उसका स्कोप क्या हो, स्मॉल होना चाहिए। आगे ग्लोबल वेरिएबल शुड नॉट बी यूज। कहता है कोशिश करो कभी भी ग्लोबल वेरिएबल का ज़्यादा इस्तेमाल
मत करो। ग्लोबल वेरिएबल दोस्तों वो होते हैं जिनको आप पूरे प्रोग्राम में हर जगह यूज़ कर सकते हो। आगे 7वां पॉइंट, इम्प्लिसिट टेस्ट फॉर जीरो शुड नॉट बी यूज्ड अदर देन फॉर बूलियन वेरिएबल एंड पॉइंटर्स। कहता है हमेशा आप अपने वेरिएबल को कभी भी ज़ीरो से टेस्ट मत करो, ज़ीरो से उसकी कंडीशन चेक ना करो। कहता है अगर आपने ज़ीरो के बराबर उसकी रखी कंडीशन, जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ है इफ़ एन लाइन्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब देखो हम जो अपनी जो वेरिएबल है उसको किस वैल्यू से टेस्ट कर रहे हैं, ज़ीरो वैल्यू से टेस्ट कर रहे हैं। तो कहता है हमेशा आपका अगर वेरिएबल बूलियन टाइप के अंदर है या एक पॉइंटर है तो फिर तो ठीक है, आप उसको जीरो से टेस्ट कर सकते हो। लेकिन कहता है अगर वो बूलियन या पॉइंटर नहीं है तो फिर कहता है कोशिश करो उसको जीरो से आप टेस्ट मत करो। उसके बाद नेक्स्ट अगला जो आपका टॉपिक है जी वो है जी लूप स्ट्रक्चर के। लूप जब आप लूप्स क्रिएट करते हो, फॉर लूप, वाइल लूप या डू वाइल लूप, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। तो पहली चीज़ जो है वो कहता है ओनली लूप कंट्रोल स्टेटमेंट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द फॉर कंस्ट्रक्शन। कहता है कोशिश करो जब भी आप कोई भी लूप बनाओ, मतलब जब भी आपको लूप बनाने की नीड पड़े तो आप कोशिश करो सबसे पहले आप जो है उसको फॉर लूप से ही हैंडल करो। मतलब आप उसको वाइल लूप या डू वाइल लूप लगाने की कोशिश मत करो, बल्कि अपना काम जो है ज़्यादातर जो कहता है अपना काम है वो आप फॉर लूप से हैंडल करो। क्योंकि दोस्तों फॉर लूप जो है एज़ कम्पेयर टू वाइल लूप या डू वाइल लूप के ज़्यादा ईजी होती है, आसान होती है और बहुत ही फास्ट होती है। तो इसलिए कोशिश करो कि आप अपना मोस्टली काम जो है वो फॉर लूप की हेल्प से करो। दूसरे जो लूप से रिलेटेड जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो जी, ये आपको हर टॉपिक के डिफरेंट जो पॉइंट्स हैं ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी सर पूछ सकते हैं या लॉन्ग में भी पूछ सकते हैं। अच्छा आगे, लूप वेरिएबल शुड बी इनिशियलाइज्ड इमीडिएटली बिफोर द लूप। कहता है जब भी आप कोई भी वेरिएबल बनाओ किसी भी लूप के लिए तो कहता है उस वेरिएबल के फ़ौरन बाद अपनी लूप डिफाइन कर दो। जैसे देखो यहाँ लिखा हुआ एक वेरिएबल है डन के नाम से और इसके देखो फ़ौरन बाद हमने वाइल लूप बना दिया है। और कहता है अगर अगर तुम ऐसे करोगे, मान लो कि वेरिएबल बनाया लूप के लिए और उसके बाद दरमियान में कुछ लाइंस लिखी और उसके बाद देन बाद में आपने लूप बनाई, तो कहता है ऐसे ऐसे मत करो, तो ऐसे कहता है काम ख़राब हो जाएगा। कहता है कोशिश करो जैसे ही आप कोई भी वेरिएबल लूप के लिए क्रिएट करो तो उसके फ़ौरन बाद जो है क्विकली दरमियान में कोई भी लाइन नहीं होनी चाहिए। मतलब आपकी वेरिएबल और आपकी लूप के दरमियान कहता है कोई लाइन नहीं होनी चाहिए। आपके वेरिएबल के इमीडिएटली जो है वो इमीडिएटली बाद जो है वो आपकी लूप जो है स्टार्ट हो जाए। उसके बाद लास्ट पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या था, द यूज़ ऑफ डू वाइल लूप। कहता है हमेशा जो है डू वाइल लूप को इस्तेमाल मत करो। कहता है कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करो कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर डू वाइल लूप का इस्तेमाल मत करो। आगे, द यूज़ ऑफ ब्रेक एंड कंटिन्यू इन लूप शुड बी अवॉइड। कहता आप अपनी लूप के अंदर ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट से अवॉइड करो। उसके बाद पाँचवा पॉइंट है द फॉर्म फॉर डबल सेमीकोलन शुड बी यूज फॉर एम्प्टी लूप। कहता है जब भी आपने एम्प्टी लूप बनानी हो तो उसके लिए कहता है आप ये वाले डबल सेमीकोलन का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद कंडीशनल्स क्या होते हैं। कहता है इसमें कंडीशनल आपके टॉपिक का नाम है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने चीज़ें क्लियर करने हैं। कहता है कम्प्लेक्स कंडीशनल यानी ये कंडीशन से रिलेटेड, जब आप कोई भी इफ़ कंडीशन के साथ कोई भी कंडीशन चेक करो तो उसके लिए ये चीज़ उसने बताई हुई है। कहता है हमेशा कोशिश करो कि कभी भी आप कम्प्लेक्स कंडीशनल ऑपरेशन का एक्सप्रेशन का इस्तेमाल मत करो। मतलब एक ऐसा आपने एक्सप्रेशन बनाया जो बहुत ही कम्प्लेक्स है, तो कहता है कभी भी कम्प्लेक्स कंडीशनल एक्सप्रेशन का इस्तेमाल मत करो। ये पहला पॉइंट है, हमेशा सिंपल कंडीशनल एक्सप्रेशन का जो है वो इस्तेमाल करो। उसका दूसरा पॉइंट क्या है, द नॉमिनल केस शुड बी पुट इन द इफ पार्ट एंड द एक्सेप्शन इन द एल्स पार्ट। यानी वो इसमें इस पॉइंट में बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि जो आपको लगता है ना कि ये वाला केस एग्जीक्यूट होगा, कहता है उसको हमेशा इफ पार्ट में लिखो, और जो उसका ऑपोजिट पोर्शन है, मतलब जो आपको लगता है कि ये इसकी ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही है कि ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो कहता है उसको आप एल्स पार्ट में लिखो। मतलब जिसके एग्जीक्यूट होने के चांसेस ज़्यादा हो उसको इफ़ पार्ट में लिखो, और जिसके एग्जीक्यूट होने के चांस कम हो उसको आप एल्स पार्ट में लिखो। आगे, द कंडीशनल शुड बी पुट ऑन अ सेपरेट लाइन। कहता है जब भी आप कोई भी कंडीशन लिखो तो कंडीशन एक लाइन में हो और उसके बाद जो आपने लाइन एग्जीक्यूट करनी है ना उसको दूसरी लाइन में लिखो, ना कि ऐसे हो मतलब से एक ही लाइन के अंदर कंडीशन भी लिखा दी और उसी सेम लाइन के अंदर आगे उसका जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करनी है वो भी लिख दी। ऐसा नहीं करो। कहता ये काम डिफरेंट लाइन में करो, मतलब एक लाइन में कंडीशन और दूसरी लाइन में जो आपने चीज़ जो लाइन आपने एग्जीक्यूट करवानी थी, एक या दो जितनी भी, वो नेक्स्ट लाइन में जाकर लिखो। उसके बाद कहता है चौथा पॉइंट क्या, एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट इन कंडीशनल मस्ट बी अवॉइडेड। कहता है जो कुछ लाइन्स ऐसी होती हैं जिनको मैंने एग्जीक्यूट करके उसके बाद जो है उनका रिजल्ट फाइनल करना होता है, तो कहता है कोशिश करो अपनी इफ़ कंडीशन के अंदर जो है स्मॉलेस्ट चीज़ें लिखो जिनको मतलब एग्जीक्यूट करके उनका रिजल्ट ला कर फिर उनको सॉल्व करके कहता है उनकी ज़रूरत है मैंने। तो यानी वो सिंपली वर्डिंग कह रहा है कि वो स्टेटमेंट जो बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हैं एग्जीक्यूट होने पर
या जो एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स होती हैं कहता है उनको आप अपनी कंडीशन में यूज़ करने से अवॉइड करो। उसके बाद लास्ट दोस्तों जो मैथ लास्ट जो टॉपिक है वो जी मिसकैलिनियस। ये क्या है, इसमें वो 2-3 पॉइंट्स बता रहा कहता था यूज़ ऑफ मैजिक नंबर्स इन द कोड शुड बी अवॉइड। कहता है कोशिश करो कि आप अपने कोड के अंदर मैजिक नंबर का इस्तेमाल मत करो। मैजिक नंबर दोस्तों कौन से होते हैं? मैजिक नंबर दोस्तों वो होते हैं जिनकी वैल्यू जो है वो हर थोड़ी देर बाद चेंज हो सकती है, जिनकी वैल्यू हर थोड़ी देर बाद चेंज होने के चांसेस होते हैं। जैसे जैसे मान लो जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे टैक्स, आपके पास एक वेरिएबल है टैक्स के नाम से। अब देखो टैक्स टैक्स जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज के अकॉर्डिंग टैक्स की वैल्यू डिफरेंट होती रहेगी। मतलब अगर वो नॉर्मल एम्प्लॉय है तो उसके टैक्स के उसके पे जो टैक्स अप्लाई होगा वो कुछ और होगा। अगर आपका जो है वो परमानेंट एम्प्लॉय है तो उसका टैक्स कुछ और होगा। अगर आपका ऑल एम्प्लॉय है तो उसका टैक्स कुछ और होगा। मतलब ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू जो है वो हर थोड़ी देर बाद जो है चेंज होने के खदशा हो, उसको हम मैजिक नंबर कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैजिक नंबर वो भी होते हैं जिनका कोई प्रॉपर मीनिंग नहीं बन रहा होता, मतलब जो अपनी प्रॉपर कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते। मतलब अगर उनको पढ़ोगे ना, उनको रीड करोगे तो उनके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगी। ठीक है, अधूरी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। तो उनको हम कहते हैं मैजिक नंबर। तो कहता है मैजिक नंबर का इस्तेमाल कम से कम करो। दूसरा पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन विद डेसिमल पॉइंट एंड एटलीस्ट वन। ठीक है, कहता है जब भी आप फ्लोटिंग पॉइंट नंबर यूज़ करो तो उसके अंदर पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट ज़रूर शो करो। पॉइंट के बाद जो है वो एक डिजिट मस्ट शो करो। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है? फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट शुड ऑलवेज बी रिटन विद द डेट। हाँ ठीक है, कहता है जब भी आप कोई फ्लोटिंग पॉइंट दिखो तो पॉइंट जिस तरह आपको ऊपर वाले पॉइंट में क्या बताया कि बोला कि पॉइंट्स के बाद कम से कम एक डिजिट पॉइंट के बाद ज़रूर होना चाहिए। ऐसे होता है आपने अगर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू लिखी है, कांस्टेंट बनाया है, तो होता है उसके अंदर पॉइंट से पहले भी कम से कम एक डिजिट ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपने लिखा पॉइंट 5, तो वो कहता है ऐसा मत करो। बल्कि क्या हो, अगर आपके पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो कहता है आप अपनी तरफ से जो है वहाँ पे 0 लगा दो, 0.5 ऐसे लिखो। यानी दूसरे और तीसरे रूल का सेम मतलब है, सिर्फ थोड़ा डिफरेंस ये है कि दूसरे रूल में वो ये कह रहा है कि पॉइंट के बाद कम से कम एक डिजिट ज़रूर होना चाहिए। ऐसे तीसरे पॉइंट में वो कह रहा है कि पॉइंट से पहले जो है वो कम से कम एक डिजिट ज़रूर होना चाहिए। आगे चौथा पॉइंट क्या कहता है? फंक्शन इन सी प्लस मस्ट ऑलवेज बी रिटर्न। ठीक है, कहता है हाँ हमारे जो आप जब भी कोई फंक्शन बनाओ तो उसकी जो रिटर्न टाइप है उसको आप एक्सप्लिसिटली जो है वो डिक्लेयर करो। उसके बाद पांचवा पॉइंट क्या कहता है? गो टू इन सी प्लस शुड नॉट बी यूज। कहता है गो टू जो स्टेटमेंट होती है ना, इसका सी प्लस प्लस में जो इस्तेमाल है कहता है वो कम से कम करो। गो टू स्टेटमेंट दोस्तों हम क्यों यूज़ करते हैं? हम मान लो अगर किसी लाइन नंबर 7 पे खड़े हैं और हमने वापस किसी प्रीवियस लाइन पे जाना है तो उसके लिए हम गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो कहता है कोशिश करो कि आप अपने कोड के अंदर गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल कम से कम करो। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।